हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सचेंज रेट थ्योरी में परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक्सचेंज रेट थ्योरी जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। तो समटाइम एग्जाम में सीधा क्वेश्चन होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेंट्स को आप एक्सप्लेन करिए। तो मतलब वो जिनके बेसिस पे ये सारे एक्सचेंज रेट डिसाइड होते हैं, मतलब उन थ्योरीज़ को आप एक्सप्लेन करना होता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ की पार वैल्यूज़ या उनके रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड करने के लिए कुछ थ्योरीज़ दी गई हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ क्या क्या हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, मिंट पैरिटी थ्योरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, फिशर्स इफेक्ट थ्योरी। ये सारी वो थ्योरीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनके बेसिस पे एक्सचेंज रेट को डिसाइड किया जाता था। तो ये थ्योरीज़ क्या कहती हैं, जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी परचेजिंग को इक्वल करने की बात करती है। मिंट पैरिटी थ्योरी वहाँ के लिए एलिजिबल थी जब कंट्रीज़ में अलग अलग मेटेलिक स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो। मतलब अगर हम दो कंट्रीज़ की करेंसी का कन्वर्जन देख रहे हो, दोनों कंट्रीज़ की करेंसी में या तो गोल्ड चल रहा हो या तो सिल्वर चल रहा हो, या एक में गोल्ड चल रहा हो या एक में सिल्वर चल रहा हो। मतलब जब मेटेलिक स्टैंडर्ड रहता है तो उनको कैसे इक्वल किया जाए और कैसे रेट डिसाइड किया जाए, वो मिंट पैरिटी थ्योरी कहती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे काम करती है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी कहती है कि एक्सचेंज रेट का और इंटरेस्ट रेट का रिलेशन होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करती है। फिशर्स इफेक्ट थ्योरी क्या करती है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के बीच के रिलेशन को मेंटेन करते हुए एक्सचेंज रेट डिसाइड करती है। तो ये सारी थ्योरीज हो गई, जिसमें से आज हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के बारे में बात करेंगे। सो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी क्या होती है, परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी मीन्स होता है इक्वालिटी लाना, है ना। तो यहाँ पे आप जो रेट डिसाइड करने वाले हैं, एक्सचेंज रेट डिसाइड करने वाले हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका इक्वालिटी की बात होगी कि जिन दो कंट्रीज़ के बीच में आप रेट डिसाइड करने जा रहे हैं वो इक्वल होंगे। जिस पॉइंट पे इक्वल होंगे वो आपका एक्सचेंज रेट हो जाता है। और एक्सचेंज रेट क्या होता है उसके लिए ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है वीडियोज़ में, कितने टाइप के रेट होते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर डिस्कस की। मतलब एक्सचेंज रेट मीन्स कन्वर्जन रेट, है ना। एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी में जब कन्वर्ट होना होता है तो जिस रेट पे कन्वर्जन पॉसिबल होता है ना, उसी को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कहती है कि जो इक्वालिटी होगा वही आपका रेट होगा। क्लियर है। ये थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी गस्टो कैसल के थ्रू स्वीडन में 1920 में, राइट। ये थ्योरी क्या कहती है, जो रिलेशन बताती है वो इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट के बीच में रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। मींस हम इस थ्योरी के थ्रू जो एक्सचेंज डिसाइड करने वाले होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जाता है एंड देन उसका इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पे डिसाइड किया जाता है। सो इस थ्योरी का जो बेसिक थीम है वो क्या कहना है कि एक्सचेंज रेट अगर दो कंट्रीज़ के बीच में डिसाइड करना होता है तो क्या करना होगा हमें उसके लिए, उस केस में हमें इक्वेट कर देना होगा, मतलब इक्वल करना होगा उन दोनों कंट्रीज़ की परचेजिंग पावर पे। परचेजिंग पावर को, किस चीज़ की परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर मतलब क्या, खरीदने की पावर, परचेज करने की पावर। तो किस चीज़ की परचेज करने की पावर, उस कंट्रीज़ की करेंसीज़ की। सो बेसिकली ये कहता है कि अगर आपको दो कंट्रीज़ की एक्सचेंज रेट जानना है, उनका कन्वर्जन रेट जानना है, तो करना क्या है आपको कि आप उन दोनों कंट्रीज़ की करेंसीज़ जो चल रही होंगी करेंसीज़, उनकी परचेजिंग पावर को इक्वल कर दीजिए। जिस भी पॉइंट पे उन दोनों कंट्रीज़ की करेंसी की परचेजिंग पावर इक्वल होगी, इंटरसेक्ट होगी, वही पॉइंट क्या कहलाता है, आपका एक्सचेंज रेट कहलाएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। सो ये थ्योरी कहती है कि अगर आप एक कंट्री की करेंसी को, उस एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्री की करेंसी, तो उसके लिए जो बेस बनाना है वो क्या बनाना है आपको, परचेजिंग पावर को। उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं उनकी परचेजिंग पावर को आप बेस बनाइए, उन कंट्रीज़ की करेंसीज की परचेजिंग पावर को इक्वल करिए, और वही जो इक्वालिटी का पॉइंट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट। मतलब वही पॉइंट पे करेंसीज कन्वर्ट होंगी। देखिए ये थ्योरी जो है ना, ये थ्योरी बहुत ही क्लियरली इस कॉन्सेप्ट से आई थी कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एक बास्केट उठाता है और कुछ गुड्स एक कंट्री में खरीदता है, कुछ गुड्स दूसरी कंट्री में खरीदता है, गुड्स दोनों ही कंट्री में सेम होना चाहिए, पर कितने प्राइस में उस बास्केट में वो गुड्स भर जा रहे हैं और वहीं दूसरी कंट्री में कितने प्राइसेस में वो पूरे गुड्स आ जाए, तो जो प्राइस आपका एक कंट्री में लगा और जो प्राइस आपका दूसरी कंट्री में लगा वो दोनों इक्वल मान लिए जाते हैं। मतलब एक बास्केट को फिल करने के लिए, सपोज एप्पल हमने पकड़ा, तो एक बास्केट ऑफ एप्पल को फिल करने के लिए मुझे यहाँ कितना पे करना पड़ा, और वन बास्केट ऑफ एप्पल को फिल करने के लिए मुझे दूसरी कंट्री में कितना पे करना पड़ा, तो वो उसकी परचेजिंग पावर, वही दोनों अमाउंट को इक्वेट करना ही परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कहती है, राइट।
तो अब क्वेश्चन उठता है कि परचेजिंग पावर मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर परचेजिंग पावर की बात करें तो सिंपली करेंसी की परचेजिंग पावर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने के लिए कितना क्वांटिटी ऑफ मनी चाहिए, राइट। करेंसी की परचेजिंग पावर मतलब करेंसी की परचेज करने की क्या पावर है ना। तो जितना उसको चाहिए होगा, जितना नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब क्वांटिटी जितनी चाहिए होगी मनी की, वही उसकी परचेजिंग पावर होती है। पर्टिकुलरली सपोज करिए कि आप एक कमोडिटी परचेज करने जा रहे हैं, तो एक कमोडिटीज़ को परचेज करने के लिए, कोई भी गुड्स हो सकता है या कोई भी सर्विस हो सकती है, उस गुड्स या सर्विस को आप परचेज करना चाहते हैं, तो उस परचेज करने के लिए आपको अपनी कंट्री में कितना रुपया देना पड़ रहा है, कितनी करेंसी देनी पड़ रही है। तो जितनी करेंसी, जितनी क्वांटिटी आपने उस पर्टिकुलर कमोडिटी को खरीदने के लिए दी ना, वो आपकी करेंसी की परचेजिंग पावर हो जाती है। क्लियर है। तो पीपी थ्योरी क्या कहता है कि अगर एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी कंट्री, अब जिन भी दो कंट्रीज़ के बीच में आप ये रेट डिसाइड करना चाह रहे हैं, उन दोनों कंट्रीज़ की पर्टिकुलर एक कॉमन कमोडिटी उठाइए और उस कमोडिटी को परचेज करने के लिए क्या प्राइस ये पे करें, मतलब उनकी परचेजिंग पावर क्या है, कितने में वो खरीदी जा सकती है वो कॉमन कमोडिटी, वही आपका एक्सचेंज रेट हो जाता है। क्लियर है। तो सिंपल सी बात क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी की बहुत ही क्लियरली ये कहते हैं कि एक कमोडिटी चूज़ कर लीजिए आप। अब आपको मान लीजिए चाइना और इंडिया के बीच में कन्वर्जन रेट देखना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक कमोडिटी पहले चूज़ करनी होगी। दोनों ही कंट्री में आप देखिए कि वो कमोडिटी कितने की मिल रही है, मतलब परचेजिंग पावर। चाइना में वो उनकी करेंसी में वो कितने में मिल जाती है, आपकी इंडिया में आपकी करेंसी में वो कितने की मिल जाती है, मतलब रुपए में कितने की मिल जाती है। और अब जितने में भी मिली है ना, वही इक्वल कर दीजिए, वो आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगा। क्लियर है। तो कॉमन कमोडिटी को चूज़ करना है, फिर उसको परचेज करना है अलग अलग कंट्रीज़ में, जिसको भी आपने सेलेक्ट कर रखा है, और उस कंट्रीज़ में जितने भी प्राइसेस में आपने पे किया, परचेज किया, वो परचेजिंग पावर कहलाएगी करेंसी की। उसी को इक्वल करना ही परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी कहलाती है, मतलब परचेजिंग पावर को इक्वल करना है, राइट। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम दो कंट्रीज़ चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इंडिया और यूएसए को चूज़ कर लिया, राइट। अब हमें क्या चूज़ करना होगा, एक कॉमन कमोडिटी। मुझे पता है कि मुझे एक्सचेंज रेट किस कंट्री के बीच में डिसाइड करना है, तो मुझे इंडिया और यूएसए के बीच में एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है। कॉमन कमोडिटी मैंने चूज़ कर ली 10 ग्राम ऑफ गोल्ड, मतलब अब मैं क्या परचेज करने वाली हूँ, दोनों ही जगह से वो 10 ग्राम का गोल्ड होगा। क्लियर है। तो एक कॉमन कमोडिटी जो दोनों जगह परचेज करने वाले हैं, वो हमने डिसाइड कर लिया। अब हम इंडिया में अगर उसे खरीदने जाते हैं, तो मान लीजिए उसकी जो प्राइस जा रही है वो कितने की जा रही है, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड्स खरीदने हम इंडिया में जाते हैं तो हमें 50,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। क्लियर है। ये इसकी मतलब इंडिया में गोल्ड को 10 ग्राम के गोल्ड को परचेज करने की कितने करेंसी आपको चाहिए, 50,000 रुपीज़ चाहिए। क्लियर है। ये परचेजिंग पावर हो गई आपको गोल्ड के लिए, मतलब आपकी करेंसी की जो परचेजिंग पावर है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड वो कितनी है, 50,000 आ गई। यूएसए की अगर हम बात करते हैं तो यूएसए में अगर हम जाते हैं सेम 10 ग्राम ऑफ गोल्ड परचेज करने, तो वहाँ की करेंसी की जो परचेजिंग पावर है, गोल्ड को परचेज करने की जो पावर है, वो उसके लिए उसको कितना है, $800। मतलब अगर गोल्ड वो खरीदना चाहते हैं तो कितना क्वांटिटी उसको देना है, वही तो परचेजिंग पावर होती है। कितना क्वांटिटी ऑफ मनी देना होगा, $800 देना होगा। क्लियर है। तो अब इन्होंने क्या कहा, कमोडिटी सेम है, गोल्ड 10 ग्राम गोल्ड अगर यूएस में खरीदते तो हमें $800 देना पड़ता है, इंडिया में खरीदते तो 50,000 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है, 50,000 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा रेट कैसे होगा, इन दोनों प्राइस को इक्वल करिए, जिस भी पॉइंट पे ये इक्वल होंगे वही आपका एक्सचेंज रेट होगा। तो इक्वल करने के लिए हमने क्या कर दिया, 50,000 डिवाइडेड बाई 800। क्लियर है। पॉइंट आंसर कितना जाएगा, 62.5। इसका मतलब हो गया $1 इज इक्वल टू 62.5 रुपीज़। ठीक है। अब देखिए ये जो $800 डिवाइड में जो हम कहते हैं उसे कहते हैं बेस करेंसी, और ऊपर हमारी प्राइस करेंसी हो जाती है। तो बेस करेंसी मतलब हम इसी में पता कर रहे हैं, हम $800 ना, तो मतलब इसी का पता करें कि $1 के लिए हमें कितना रुपए देना पड़ेगा। तो प्राइस किसकी लगा रहे हैं, जो ऊपर लिखा रहता है 50,000 लिखा है तो हम इसकी प्राइस लगा रहे हैं, और कितने में लगा रहे हैं, मतलब $1 इसका मेजर कर रहे हैं। बेस हम किसको बनाए, डॉलर को, तो डिवाइड बाई डॉलर कर दिया। क्लियर है। अगर यही रुपीज़ का हमें करना होता कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू कितना डॉलर लगेगा, तो हम जस्ट इसको रिवर्स कर देते, 800 डिवाइड बाई 50,000। मतलब आपको जिसका पता करना होता है ना वन में, तो उसको हम नीचे रखते हैं, उसे कहते हैं बेस करेंसी, और ऊपर जिसको मतलब उसको कहते हैं प्राइस करेंसी। क्लियर है। अब इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब निकला
कि 62.5 इंडियन रुपी क्या करती है, इक्वल है $1 के। एक्सचेंज रेट ऐसे ही लिखा जाता है, तो एक्सचेंज रेट का यहाँ पे मीनिंग क्या निकल जाता है कि $1 कितने रुपए के बराबर है, 62.5 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सचेंज रेट हो गया। तो अगर हमें $US खरीदना होगा, परचेज करना होगा, तो हमें 62.5 रुपीज़ देने होंगे। ये मतलब निकलता है इसका। क्लियर है सभी को। अब ये एक्सचेंज, अब बिड एंड आस्क अलग अलग रेट भी होता है, वो अलग पॉइंट हो गया, बट सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये निकला। तो ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी ने क्या किया, दोनों कंट्रीज में कॉमन कमोडिटीज को परचेज किया, जिस प्राइस पे परचेज हुआ है उसको इक्वल कर दिया, और इक्वल करके जो रेट आया वही इनका क्या हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया। क्लियर है, ये आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी हुई। अब अगर ये कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन की वजह से या प्राइस में चेंज होने की वजह से जो एक्सचेंज रेट है, ये इस परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के थ्रू जो डिटरमाइन किया गया रेट है उससे ऊपर या नीचे जाता है, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होता है, मतलब 62.5 से 82 हो गया या 70 हो गया, या 62.5 से नीचे चला गया 40 हो गया, है ना, या 50 हो गया, तो ये जो भी पीपी है उससे ऊपर या नीचे जाता है ना, तो इसका ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो जो परचेज एंड सेल है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, वो ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देता है, राइट। तो अगर पीपी थ्योरी में जो एक्सचेंज रेट डिसाइड हुआ, अगर उस रेट से ऊपर या नीचे रेट जाता है, वेरी करता है, तो उस केस में ये जो ऑटोमेटिक परचेज एंड सेल का कंडीशन होता है कि लोग डिमांड ज़्यादा कर देंगे, सप्लाई होने लगेगी, ये डिमांड एंड सप्लाई उसे ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, करेक्ट पोजीशन में ला देती है, मतलब पीपी की थ्योरी पे ला देती है। या हम इसी बात को इस तरह कहें कि आर्बिट्रेज का जो प्रोसेस होता है ना, वो पीपी थ्योरी पे उस रेट को लाके खड़ा कर देता है। अब देखिए इसका मतलब समझिए कि जैसे कि अगर आपका 62.5 इंडियन रुपीज़ है, अब अगर ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करेगा, इंडियन रुपीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो रेट कितना हो जाएगा, आपका रेट 62.5 से नीचे चला जाएगा, 42 हो जाएगा, है ना, या 40 हो जाएगा, या 50 हो जाएगा, मान लीजिए 50 हो जाता है। अगर इंडियन रुपीज़ वीक पोजीशन में जाएगी तो ये रेट और बढ़ जाएगा, 80 हो गया, मतलब $1 के लिए आपको 80 रुपीज़ देना है या 70 रुपीज़ देना है। ठीक है, और वहीं जब इंडियन रुपीज़ स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करेगी तो कहेगी कि $1 आपको मिल जाएगा सिर्फ 40 रुपीज़ में या सिर्फ 30 रुपीज़ में, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। तो ये जो ऊपर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आपके रुपए हो रहे हैं, इसको कैसे कंडीशन, इसको कैसे वापस से पीपी थ्योरी पे लाया जा सकता है, तो जो आर्बिट्रेजर होते हैं बेसिकली ये लूप होल्स देखते हैं, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो जिस चीज़ की प्राइस कम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है ना, फिर उसके बाद क्या होती है, प्राइस बढ़ती है, सप्लाई बढ़ जाती है, तो डिमांड एंड सप्लाई इस तरह से आती है ना कि अपने आप उसको वापस से उसी करेक्ट पोजिशन में ला के खड़ा कर देती है। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस के थ्रू वापस से वो पीपी थ्योरी के रेट पर आ जाएगा, अगर इनकेस किसी वजह से भी वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो। क्लियर है, तो ये तो हमारा हो गया परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है क्या चीज़। लेकिन एक चीज़ साथ में इसकी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी को दो फॉर्म में बताया जाता है, एक होता है एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, एक होता है रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। देखिए एब्सोल्यूट परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी तो सिंपली वही कहता है कि भाई इक्विलिब्रियम लाइए एक्सचेंज रेट के बीच में, तो दो कंट्री की जो करेंसी है जिस भी रेट पे इक्वल हो जाएंगी, उस पर्टिकुलर कंट्रीज़ में जो प्राइस लेवल है वो जिस भी रेट पे इक्वल हो जाएगा वही रेट आपका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज रेट हो जाता है। वहीं जो रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी वो क्या कहती है, ये थ्योरी रिलेटिव प्राइस चेंजेस की बात करती है, मतलब वो ये कहती है कि अगर एक्सचेंज रेट आपका है ना, तो जो भी एक्सचेंज रेट में चेंजेस होते हैं पर्टिकुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको क्या करना है, प्राइस में जो चेंज हो रहा है ना उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है। तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो सब दोनों ही कंट्रीज़ का सेम होना चाहिए, राइट। तो ये प्राइस लेवल में चेंजेस के बेसिस पे, प्राइस लेवल में क्या चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती हैं, दैट इज़ रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। तो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी की क्रिटिसिज्म क्या क्या है, तो जब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, देखिए कुछ चीज़ें तो आपको सिंपली क्लियर हो गई। क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया कि आप किस पॉइंट पे उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और आप खुद ही सोचेंगे, नेचुरली सोचेंगे तो आपको क्रिटिसाइज करने के बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। कि एक इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी कंट्री का एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है तो दोनों की जगह पे सामान खरीदना शुरू कर दो, जिस प्राइस पे दोनों की जगह सामान खरीद रहे हो वही प्राइस को इक्वल कर दो, मतलब डिवाइड करके इक्वल ला दो, $1 में मेजर कर लो, और वही आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगा। तो इस बात को आप किस बेसिस पे क्रिटिसाइज करेंगे, आपको क्या लगता है कि दोनों कंट्रीज़ में क्या प्राइस हमेशा सेम रहती होंगी? तो अगर दोनों कंट्रीज़ में प्राइस अगर डिफ़र कर रही है तो डिफ़र करने के कई रीज़न हो सकते हैं, और वो एक्सचेंज रेट उसी बेसिस पर डिसाइड कर देना, ये तो गलत बात हो जाती है। सो बेसिकली आप खुद देखेंगे तो पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म क्या है कि प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज नेवर मूव यूनिफॉर्मली, है ना। अब
कुछ अगर एक कंट्री में ही हम कुछ प्रोडक्ट को बेस बना रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट के बेसिस पे एक कुछ प्रोडक्ट को उठा रहे हैं और उसी को दोनों कंट्री में खरीद के एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दे रहे हैं, तो हर गुड्स का, हर जो भी प्रोडक्ट है उनका प्राइस सेम तो नहीं होता है, और या फिर ऐसा भी नहीं होता कि अगर ये बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ ही रहा होगा, या ये इस प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जा रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस भी डाउन जा रहे होंगे। कि आपने कुछ प्रोडक्ट को बेस बनाया, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उसमें रिलेटिव चेंजेस पकड़े हैं आपने और उसी के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दिया। लेकिन सपोज करिए कि प्रोडक्ट एक्स में या प्रोडक्ट ए में प्राइस इंक्रीज कर रही है, लेकिन वहीं उसी कंट्री के प्रोडक्ट वाई में प्राइसेस डाउन भी हो सकती हैं, तो आप इसको बेस बना के एक्सचेंज रेट डिसाइड करना तो गलत होगा, क्योंकि सभी कमोडिटीज़ के प्राइसेस सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं। अगर कुछ इंक्रीज़ करता है तो कुछ डिक्रीज़ भी करता है, सभी इंक्रीज़ कर रहे होंगे या सभी डिक्रीज़ कर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो इस तरह के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड कर पाना थोड़ा सा गलत तरीका हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई दो चीज़ों के बीच में डायरेक्ट लिंक वो बताती है। ये थ्योरी कहती है कि डायरेक्ट लिंकेज किसके बीच में, एक तो एक्सचेंज रेट, एक करेंसीज की परचेजिंग पावर के बीच में। मतलब इनका कहना है कि भाई करेंसीज की परचेजिंग पावर को पकड़िए और उसी के बेसिस पे एक्सचेंज रेट को डिसाइड कर दीजिए। मतलब इनका लिंक सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में हो गया। लेकिन ये जो परचेजिंग पावर है करेंसी की ना, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, लाइक टैरिफ, मतलब जो ड्यूटीज़ इम्पोज की जा रही हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह इम्पोज की जाती हैं, टैक्सेशन का जो सिस्टम है वो प्रोडक्ट की प्राइसेस को इफेक्ट कर देते हैं, और अगर वो इफेक्ट करते हैं तो एक्सचेंज रेट भी तो इफेक्ट हो रहा होगा। तो सिर्फ प्राइसेस के बेसिस पे करना तो गलत हो जाता ना। स्पेकुलेशन तो हमेशा चीज़ों को चेंज कर देता है, कैपिटल का फ्लोज कहाँ पे कैसा है। तो एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करने के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, सिर्फ प्राइस को बेस बनाना गलत हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये थ्योरी का एक और क्रिटिसिज्म क्या कहता है कि रिलेटिव प्राइस, अगर हम बात करें रिलेटिव प्राइस परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो है वो क्या करती है, वो एक्सचेंज प्राइस मतलब रिलेटिव प्राइस चेंज के बारे में बात करती है ना, कि प्राइस में जो चेंज होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको बेस बना के एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने की बात कहती है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर आपको नया इक्विलिब्रियम रेट चाहिए तो आपको बेस रेट पता होना चाहिए। भाई आप प्राइस चेंज की बात करते हैं तो प्राइस चेंज कैसे पता चलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को आप बेस बनाएंगे, उस समय क्या प्राइस थी, करंट में क्या प्राइस है, क्या चेंजेस आया, तभी तो आप पकड़ पाएंगे। इसका मतलब आपको बेस पीरियड पता होना चाहिए, बेस रेट पता होना चाहिए, मतलब ओल्ड इक्विलिब्रियम का रेट पता होना चाहिए कि कब वो प्राइसेस इक्वल हुई थी। तो ये एक्चुअली डिसाइड कर पाना या इसको असर्टेन कर पाना इतना इजी नहीं होता है कि कौन सा वो है, कौन से पॉइंट्स पे या प्रायर इनका कौन सा रेट था जिस पे ये करेंसीज इक्वल हुई थी या इक्विलिब्रियम रेट इनका क्या रहा, वो डिटरमाइन कर पाना डिफिकल्ट टास्क होता है। और तो उस हिसाब से तो फिर ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको बेस रेट का पता होना मैंडेटरी है, नहीं पता तो फिर आप ये थ्योरी अप्लाई नहीं कर पाते, फिर तो गलत हो जाएगा। तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कई ऐसे गुड्स होते हैं ना जो आपका डोमेस्टिक मार्केट में ही ट्रेड होते हैं, वो इंटरनेशनल ट्रेड हो ही नहीं रहते हैं। मतलब आप एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रहे हैं तो एक्सचेंज रेट डिसाइड मतलब दोनों कंट्रीज़ की करेंसीज का कन्वर्जन होगा। मतलब दोनों कंट्रीज़ की करेंसीज का कन्वर्जन क्यों होगा, जब दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड होगा। तो कुछ ऐसे गुड्स भी तो होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में होते ही नहीं, मतलब उन गुड्स का ट्रेडिंग होती नहीं इंटरनेशनल लेवल पे, एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के बीच में वो ट्रेड ही नहीं हो रहे होते हैं। तो अगर वो ट्रेड ही नहीं हो रहे हैं और ऐसे गुड्स का भी तो ध्यान रखना होता है। मतलब इस तरह के बेसिस पे प्राइसेस को आप बेस बना के फिर रेट ऑफ एक्सचेंज को डिसाइड करेंगे तो वो कैसे काम चलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि आप ठीक है इंटरनेशनली ट्रेडेड गुड्स को ही पकड़ रहे हैं, तो जितने जो भी इंटरनेशनल ट्रेडेड गुड्स होते हैं, जो गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड हो रहे होते हैं, सभी की प्राइसेस उनके मार्केट में सेम तो नहीं होती है। सपोज़ करिए कोई भी एक प्रोडक्ट है वो हमारी कंट्री में दूसरी प्राइस पे हो सकता है और दूसरी कंट्री में उसकी प्राइस दूसरी हो सकती है सेम गुड्स की। अब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, सेम गुड्स कंट्रीज़ में ट्रेडिंग होता है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग में गुड्स आता है, लेकिन उसकी प्राइस हमारी कंट्री में अलग है, उनकी कंट्री में अलग है, और आप इसी प्राइस को इक्वल कर रहे हैं। पर हम प्राइस के चेंज होने के रीजंस तो अलग होते हैं ना। हमारे यहाँ पे वो कंट्रीज़ में वो प्राइस कम है, क्यों कम है, क्योंकि हमारी कंट्रीज़ में उस प्राइस की कोई वैल्यू नहीं है, ये भी हो सकता है। या हमारी कंट्रीज़ में कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता, हम खुद ही बना लेते हैं, चीप लेबर अवेलेबल है। मतलब प्राइस कम होने के पीछे तो कई लॉजिक हो सकते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं, पर उसी को बेस बना के एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दे और ये कह दिया जाए कि हाँ, अगर सपोज करिए कि हमारे यहाँ प्राइस बहुत कम रहा उस पर्टिकुलर गुड्स का, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का, तो उस हिसाब से तो हमारी करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करने लगेगी। भाई वो
पर्टिकुलर गुड्स हमारे यहाँ कम प्राइस में मिल रहा है, दूसरी कंट्री में ज़्यादा प्राइस में मिल रहा है, तो हम तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करेंगे। पर हमारी कंट्री में वो प्राइस कम होने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं ना। हो सकता है वो चीप लेबर में मिल रहा हो, उसकी ज़रूरत ही नहीं हुई हमारे कंट्री में, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती होगी, ऐसे गुड्स हमारे यहाँ सस्ते मिलेंगे। तो उसके बेसिस पे एक्सचेंज किसी कंट्री का, मतलब हमारी कंट्री नहीं किसी भी कंट्री का इस तरह से एक्सचेंज रेट डिसाइड कर दें और उसको स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करा दें, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो प्राइसेस में जो वेरिएशन आते हैं ना, उसके रीजंस अलग अलग होते हैं, और उन्हीं प्राइस को बेस बना के एक्सचेंज रेट डिसाइड करके ये कह दे कि ये कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ये कंट्री की करेंसी वीक पोजीशन होल्ड करती है, तो गलत हो जाता है ना। इसके अलावा इस परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का एक और क्रिटिसिज्म ये है कि ये क्या कहती है, इनका जो एजम्पशन है वो क्या है कि भाई एक्सचेंज रेट बिल्कुल भी पैसिव वेरिएबल है। पैसिव वेरिएबल एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव मतलब क्या हो गया कि बहुत वर्कआउट कर रहा है, मतलब वर्किंग में है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। पैसिव का मतलब क्या हो गया कि कोई इम्पैक्ट किसी पे नहीं डालने वाला, वो जहाँ पे है वैसा ही है। तो अब ये थियरी क्या कहती है कि एक्सचेंज रेट बिल्कुल पैसिव है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस लेवल है। वो एक्टिव वेरिएबल किसको मानती है, प्राइस लेवल को, कि अगर प्राइसेस में चेंज हो रहे हैं, भाई अलग अलग प्राइस आएगा, प्राइस को इक्वेट कर रहे हैं, तभी तो एक्सचेंज रेट डिसाइड हो रहा है। तो मतलब अगर प्राइस में वेरिएशन है, प्राइस चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा। मतलब एक्सचेंज रेट खुद में कुछ नहीं है ना, जो कुछ है वो कौन है, प्राइस है। तो इन्होंने प्राइस को ही सबसे इंपॉर्टेंट रख दिया कि प्राइस में चेंज होगा तो एक्सचेंज रेट चेंज होगा। पर एक्सचेंज रेट चेंज होने की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के या कमोडिटी के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं, इस बात पे इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि ये तो गलत है ना। आप कई बार देखेंगे कि एक्सचेंज रेट की वजह से, है ना, आप दूसरी जगह से उसको मंगा रहे हैं और उसकी वजह से कन्वर्जन का जो रेट जा रहा है, एक्सचेंज रेट की वजह से ही उस पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर सर्विसेज के प्राइस में इफेक्ट पड़ता है ना। तो दोनों का है, आप एक चीज़ को बेस नहीं बना सकते। तो ये जो एजम्पशन है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है ना। इसके अलावा इट फेल्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन एनी आइटम्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अदर देन मर्केंडाइज ट्रेड। इट मीन्स परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी अप्लाइज बेस्ट ओनली टू करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी इन्होंने क्या किया, सिर्फ मर्केंडाइज ट्रेड पे फोकस किया, मतलब जो करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं उस पर फोकस किया। पर जो कैपिटल अकाउंट्स हैं, जो मतलब जिनका लॉन्ग टर्म में फ्लो होता है, उस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया। तो इस तरह से परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी उतनी इक्वेट नहीं करती है, मतलब उतनी ज़्यादा रिलेवेंट नहीं मानी जाती है। क्लियर है। सो आई होप आपको परचेजिंग पावर पैरिटी पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।